जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा, हम यह आशा रखते हैं, क्योंकि हम जो अपना 100% दे रहे हैं वह आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। क्योंकि आगे जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर CGL 4 का हो, या बिहार SI का हो, या RPF का हो, NTPC का हो, ग्रुप D का हो, ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, कहीं ना कहीं आप अपना एक सीट जुगाड़ करके कैसे भी हो इस बार आप जो है कि एक सरकारी जॉब पा लीजिए। यह मेरा हम जो है कि सरस्वती माँ से वंदना करते हैं कि आप लोग जो भी हम जो है कि दिल से मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन एकदम कन्फर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहे होंगे, आपका नंबर अगर एग्जाम सेट में आ रहा होगा तो यह समझिए कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला है। और हम LP का साइंस भी शुरुआत करेंगे कुछ दिन में, तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। अभी फ़िलहाल जो है कि आपका यह जो हम करवाएंगे अभी आपका आधा घंटा का सेशन, इसमें हम जो है कि आपको जो सिलेबस देते हैं उसी को जो है कि हम फास्ट कवर करवाएंगे। क्योंकि आगे बहुत जल्द एग्जाम शुरू होने वाला है, बहुत जल्द एग्जाम शुरू होने वाला है। आप लोग यह समझ लीजिए, यह गांठ बांध लीजिए माइंड में कि अब एग्जाम में कोई देरी नहीं है। जितना क्वेश्चन हम अधिक से अधिक कर रहे हैं बस आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी है और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर करने के लिए काफ़ी है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से बना के आइएगा, दिल लगा के बना के आइएगा, तब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं बस आप माइंड में फिट रखिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में टच होगा, बस यही कहेंगे हम। तो चलिए आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वेट। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट है कि आज रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है मेरे दोस्तों तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो पक्का रंग लाएगी। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो रंग पक्का आएगी आपके ज़िंदगी में। तो आप समझिए कि आपका ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए, एक सरकारी जॉब पाकर, एक सरकारी आदमी बनकर, जिससे कि आपके माता पिताजी, आपके परिवार का सपना जो है कि पूर्ण हो। तो चलिए इसी के साथ आज के जो हम सिलेबस दिए थे उसके अनुकूल हम लोग जो है कि फटाफट कवर करने का प्रयास करते हैं। और कम से कम जितना हम क्वेश्चन देते हैं उतना क्वेश्चन आप जो है कि एक बार टेलीग्राम चैनल पे पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे लगभग 800 बच्चा जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक बार पढ़िए, उसके बाद आप एक बार वीडियो देख लीजिए, देखिएगा आपके माइंड में कैसे बात फिट होता है। चलिए अब सवाल का शुरुआत करते हैं जो कि आपका क्वेश्चन का पिटारा है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आज का पहला सवाल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किस गवर्नर के समय हुआ है? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय हुआ है। और वारेन हेस्टिंग जो हुए हैं वह आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए हैं, जो कि 1773 अधिनियम के तहत। और इसी के काल में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में कलकत्ता में किया गया था। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, एल्युमिनियम का पृथक्करण किस वर्ष हुआ था? 1827 में। कब हुआ है? 1827 में। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो मैंग्रोव वनस्पति का सबसे मुख्य घटक जो है वह राइजोफेरा है। क्या है? राइजोफेरा। और मैंग्रोव वनस्पति जो है यह आपका सुंदरवन के डेल्टा में भी पाया जाता है, जहां पर ज्वार वन पाया जाता है। और वहां पर सुंदरी नाम का वृक्ष भी मिलता है, आप लोग याद रखिएगा। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वह गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलन स्थान पर है। और डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। और याद रखिएगा डेल्टा का नामकरण करने वाला जो वैज्ञानिक था वह हेरोडोटस था। कौन था? हेरोडोटस। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान जो है कि मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान जो है कि किसका है? तो मत्स्य उत्पादन में जो भारत का स्थान है दूसरा है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और पहला चीन का है। आगे बढ़ते हैं। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य जो है वह मुरिया जनजाति से है। किस जनजाति से? मुरिया जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का जो उद्घाटन हुआ है किस शहर में? तो नाइट सर्किट रेसिंग हुआ है चेन्नई में। कहां में हुआ है? चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका 2024 के गणतंत्र दिवस का थीम रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? तो जस्टिस पुट्टा स्वामी केस 2017 के तहत 2017 के बाद ही निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को लागू किया गया अंतिम रूप से, जो कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के में है, याद रखिएगा। वहीं हम लोग सीधा याद रखते हैं कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है ना, 21 के अलावा अनुच्छेद 14 में भी है, अनुच्छेद 19 में भी है, अनुच्छेद 21 में भी है निजता का अधिकार, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने कहा था न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे? तो वह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्लेट और गोंडवाना प्लेट से टकराने के बाद किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का। किसका निर्माण हुआ है? हिमालय। और हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है सेनोजोइक काल में। किस काल में? सेनोजोइक काल में हुआ है, याद रखिएगा। और सेनोजोइक काल में हुआ है हिमालय पर्वत। और जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पर टेथिस सागर नाम का जो है कि एक स्थान हुआ करता था, उसी में दबाव आने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, याद रखिएगा। और हिमालय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को मनाते हैं। और उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 मई को। और वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। निर्धारण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति संख्या का। लेकिन उसकी संख्या को घटा या बढ़ा कौन सकता है? संसद। कौन बढ़ा या घटा सकता है? संसद। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त ने मगध के आसपास के राज्यों को पराजित करने के लिए कौन सी विजय नीति अपनाया था? तो राज्य प्रस्भोदरन नीति। राज्य प्रस्भोदरन नीति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया? 1966। और यह अनुच्छेद 312 के तहत, याद रखिएगा। भारत के अंदर में उच्च सदन राज्यसभा होती है और राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है अपने 2/3 बहुमत के साथ, याद रखिएगा। और उसी के तहत तीसरी अखिल भारतीय सेवा जो बनी थी 1966 में बना था भारतीय वन सेवा। कौन सा सेवा? भारतीय वन सेवा। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में किस प्रांत को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता था? तो सिंह द्वार के नाम से पंजाब को जानते थे। किसको जानते थे? पंजाब को जानते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अफगान साम्राज्य का स्थापना किसने किया है? तो द्वितीय अफगान साम्राज्य का स्थापना शेरशाह ने किया है। और इससे पहले जो भारत में जो लोधी वंश का स्थापना हुआ था, लोधी वंश का जो स्थापना दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अंतिम राजवंश जो लोधी वंश हुए हैं वह भारत का प्रथम अफगान वंश था। और दूसरा अफगान वंश जो बना था वह शेरशाह के द्वारा 1540 में, आप लोग को पता है कि वह जो है कि जब हुमायूं को हरा दिया था बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, तब वहां पर जो है कि सूर्यवंश का स्थापना अर्थात द्वितीय अफगान युद्ध का स्थापना किया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल वंडर आत्मकथा किसका है? तो द स्मॉल वंडर आत्मकथा जो है वह दीपक कर्माकर का है। किसका है? दीपक कर्माकर का है, याद रख लीजिएगा। और दीपक कर्माकर का संबंध कहां से है? त्रिपुरा से। कहां से है? त्रिपुरा से। आगे बढ़ते हैं। सप्त पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जानते हैं? तो सप्त पैगोडा के नाम से सौर मंदिर या रथ मंदिर या एकाश मंदिर को जानते हैं, याद रखिएगा। सप्त पैगोडा के नाम से सौर मंदिर को जानते हैं जो कि तमिलनाडु में है, उसी को रथ मंदिर कहते हैं, उसी को एकाश मंदिर भी कहते हैं। समझ में आ गया? याद रखिएगा। सप्त पैगोडा के नाम से सौर मंदिर, लेकिन काला पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर। काला पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर का जो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, याद रखिएगा। और काला पैगोडा वाले देश के नाम से म्यांमार को जानते हैं। किसको जानते हैं? म्यांमार को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तवा। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो तवा है। और तवा बांध तवा
तवा नदी पे ही है। तवा बांध किस नदी पे है? तवा नदी पे, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका नर्मदा ताप्ती दोनों किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं आपका जो है कि आपका साबरमती हो गया, लूनी हो गया, माही हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सब नदी आपका अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? कर्नाटक में। कहाँ में है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, इसको हम लोग राजीव गांधी उद्यान के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मेरा गांव मेरा गौरव किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2015 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2015 में। बिहार में मेरा गांव मेरा गौरव कब प्रारंभ हुआ था? 2015 में। आगे बढ़ते हैं। इन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। इन इक्वल म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। इन इक्वल म्यूजिक, जैसे आप लोग बड़ा बड़ा दुकान में जाइएगा तो वहां पर एगो मैन जो है कि सेठ बैठा हुआ रहता है पैसा काटने के लिए लास्ट में, तो वो जो है कि गाना सुनते रहता है आपका जो है कि होम थिएटर या बजा वगैरह में, तो सभी जो उसका स्टाफ रहता है वह इक्वल म्यूजिक सुनता है, सभी बराबर म्यूजिक सुनता है। तो इन इक्वल म्यूजिक करके आएगा तो सेठ याद रखिएगा, विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ ने एक पुस्तक और लिखा है टू लाइफ्स। क्या लिखा है? टू लिप्स। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। आगे बढ़ते हैं। मैजिक सीट्स एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये दोनों के लेखक कौन है? बीएस नायपॉल। याद रखिएगा, मैजिक सीट्स और एन एरिया ऑफ डार्कनेस दोनों के लेखक कौन है? बीएस नायपॉल। कौन है? बीएस नायपॉल। याद रखिएगा, कौन है? बीएस नायपॉल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस कौन है? बीएस नायपॉल। लेकिन एन एरा ऑफ डार्कनेस कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है, और टाइफाइड जो जांच करवाते हैं बिडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बिडाल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश नारायण बच्चन। आपको इसमें कुछ इजी सवाल भी आएगा, जो हम सिलेबस दे रहे हैं ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले सकते हैं कि इजी है ये यार ऐसे मार देंगे ना, आप मार नहीं पाइएगा। अगर आप ज्यादा एडवांस बनते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एक दो क्वेश्चन जब एग्जाम में गलती करके आ जाइएगा, देखिए हार्ड क्वेश्चन आता है तो वो सबके लिए हार्ड आता है, लेकिन इजी क्वेश्चन आता है तो अगर आप एक क्वेश्चन इजी गलती कर देते हैं तो आप जो ऐसे बाउंड्री लाइन के बाहर चल जाइएगा। तो याद रखिएगा, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला के लेखक, याद रखिएगा। और हरिवंश राय बच्चन ने एक और पुस्तक का रचना किया जिसका नाम है आपका 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक और मधुशाला दोनों के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे बढ़ते हैं। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र। एनरॉन विद्युत परियोजना भी कहाँ है? महाराष्ट्र। एनरॉन परियोजना भी कहाँ है? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रंगभेद आंदोलन। कौन सा? रंगभेद आंदोलन। इसी को प्रोटेस्ट आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में रंगभेद विरोधी जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्योंकि जिप्सम का जो सूत्र होता है वो आपका कैल्शियम से होता है और लास्ट में SO4 लगता है तो कैल्शियम सल्फेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट होगा। यानी याद रखिएगा CSO4 × 2H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। याद रखिएगा, कोशिका। और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। कब किया गया था? 1665 में। आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय। ग्रेनाइट किस प्रकार का? आग्नेय। बेसाल्ट भी आग्नेय। बेसाल्ट भी आग्नेय। लेकिन कोयला किस प्रकार के चट्टान में रहता है? परतदार चट्टान या अपसादी चट्टान। परतदार चट्टान या अपसादी चट्टान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा। कौन सा है? सहारा उत्तरी अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, लुधियाना किस नदी किनारे है? सतलज। लुधियाना किस नदी किनारे है? सतलज। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। बीटा पर कैसा होता है? माइनस होता है। बीटा पर माइनस होता है। और गामा पर क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। आगे बढ़ते हैं। अलबुर्नी किसके काल में इतिहासकार था? तो अलबुर्नी जो था वह महमूद गजनवी के काल में। किसके काल में? महमूद गजनवी के काल में था। और याद रखिएगा, अलबुर्नी महमूद गजनवी के काल में, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका अम्ल वर्षा किसका किसका संघटक है? तो अम्ल वर्षा SO2NO2। SO2NO2। और अम्ल वर्षा का pH 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, किस पद को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि नहीं है? तो राज्यपाल का पद से हटाने के लिए कोई विधि
नहीं है, याद रखिएगा आप लोग जो है कि राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत, और राज्यपाल जो शपथ लेते हैं अनुच्छेद 159 के तहत, और राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 159 के तहत वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि किस वंश के शासक पुलकेशिन दूत ने हर्षवर्धन को हराया था? तो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन दूत, उसी ने हर्षवर्धन को हराया था। आगे बढ़ते हैं, पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। किस अंडमान में है? दक्षिण अंडमान में है। वहीं याद रखिएगा पोर्ट अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक कहां में है? उत्तरी अंडमान में, लेकिन उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान में। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक कौन था? निकोलो कोंटी। कौन था? निकोलो कोंटी। और निकोलो कोंटी जो आया था वह देवराय प्रथम के काल में। वहीं अच्युत राय किसके काल में आया था? तो याद रखिएगा अच्युत राय के काल में नूनीज आया था। कौन आया था? नूनीज आया था अच्युत राय के काल में। वहीं बात करते हैं जो है कि कृष्णदेव राय के काल में कौन आया था? तो बारबोसा। कौन आया था? बारबोसा और डोमिंग पायस जो आया था विजयनगर यात्रा पर किसके काल में? याद रखिएगा डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों आया था कृष्णदेव राय के काल में। किसके काल में? कृष्णदेव राय के काल में, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। उरी कहां में है? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का शुरुआत 1 अप्रैल 1957। आगे बढ़ते हैं, भारत विद्या भवन का स्थापना किस व्यक्ति के सहयोग से 1938 में के.एम. मुंशी ने किया था? याद रखिएगा महात्मा गांधी के सहयोग से 1938 में के.एम. मुंशी ने भारत विद्या भवन का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात मिस्र का है। मुखबरात कहां का है? मिस्र का है। लेकिन अल मुखबरात कहां का है? इराक का। अल मुखबरात कहां का है? इराक का। अब मुखबरात कहां का है? मिस्र का। मुखबरात कहां का है? मिस्र का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। और लंपट मूर्ख जहांदार शाह को घृणित कायर फरुखसियर किसको कहते हैं? फरुखसियर। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के शासनकाल के दौरान स्वशासन आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? यानी होम रूल लीग का आंदोलन किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? एम एस सुब्बालक्ष्मी। कौन थे? एम एस सुब्बालक्ष्मी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम जी रनाडे। और महात्मा गांधी किसके कहने पे दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था? याद रखिएगा अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अकबर द्वारा किस ईस्वी में बनवाया गया इबादत खाने प्रसिद्ध इमारत फतेहपुर सीकरी का एक भाग है? 1575 में। 1500 एक बार रिकॉल करवा देते हैं। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, साथ ही 1562 में हरम दल से मुक्ति भी किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। फिर आपका जो है कि 1571 में इबादत खाने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया। फिर 1575 में इबादत खाने का स्थापना किया। फिर आपका जो है कि 1579 में जो है कि वो मजहर का घोषणा किया अकबर ने। फिर 1580 में दहसाला बंदोबस्त का शुरुआत करवाया राजस्व टोडरमल के सहयोग से और राजस्व मंत्री टोडरमल के सहयोग से। फिर आपका 1582 में दीन इलाही धर्म का स्थापना किया और 1583 में इलाही सम्मत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? लोहा। आगे बढ़ते हैं, रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? सऊदी अरब में। कहां में है? सऊदी अरब में। आगे बढ़ते हैं, बंग भंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको अलग करना था? तो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम जो है कि अलगाव से था, याद रखेगा। और बंग भंग आंदोलन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और 1905 में हुआ था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा।
और 1905 में जो हुआ था, क्या तारीख से 1905 में घोषणा किया था, तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को, और उसके विरोध में जो बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ वो 7 अगस्त 1905 से। वहीं आपका बंगाल विभाजन जो लागू हुआ या प्रभावी हुआ वो याद रखेगा 16 अक्टूबर 1905 से। समझ में आ गया। और बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में। 1911 में आगे बढ़ते हैं। अगला और अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति का संबंध बंगाल विभाजन के रद्द से था। बंगाल विभाजन जो रद्द हो रहा था 1911 में, उससे संबंधित एक समिति थी अरुंडेल समिति। कौन सी समिति? अरुंडेल समिति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ है? बेथलेहम। कहाँ है? बेथलेहम। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट से हुआ? औरंगजेब के साथ। किसके साथ? औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया है? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने बनवाया है? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु हुए हैं, जिनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था और उनका निधन 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। इलवर्ट बिल विवाद का संबंध किस गवर्नर किस वायसराय से या गवर्नर जनरल से है? तो लॉर्ड रिपन से। किससे है? रिपन से 1878। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली बार आपका नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 से हुआ। 1881 से। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने के द्वारा हटाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपका लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो याद रखिएगा लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे जीवी मौलंकर। कौन थे? जीवी मौलंकर। और लोकसभा के जो पहले आपके उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष बने थे अयंगर। कौन बने थे? अयंगर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया राष्ट्रगान, याद रखिएगा। और इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कलकत्ता में विशन नारायण धर। कौन थे? विशन नारायण धर थे। वहीं 1896 में कलकत्ता में राष्ट्रगीत गाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आपका रहीमतुल्लाह सियानी थे। और राष्ट्रगीत को गाने में कुल आपका कितना समय? तो 65 सेकंड। और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड। और राष्ट्रगान को गाने में संक्षिप्त समय 20 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ऑर्गन है एक क्या? तो निष्क्रिय गैस। और ऑर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑर्गन का 18। ऑर्गन का 18। आगे बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को हुआ था शिमला सम्मेलन, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं ताशकंद समझौता, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। कब हुआ था? 1966 में 10 जनवरी के दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? कोंडदेव। आगे बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन बना था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव दुर्त था। कौन था? बाजीराव दुर्त। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल का संपादन किया गया। वहीं इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक भी कौन है? आपका डॉक्टर अबुल कलाम आजाद हैं। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन है? अबुल कलाम आजाद हैं। और इनके जयंती को प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इनका संबंध सऊदी अरब से था। कहां से था? सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव जो हुआ है 18वीं सदी से। कब से हुआ है? 18वीं सदी से, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटीमनी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो एंटीमनी का कहां है? तो उड़ीसा। एंटीमनी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करती है? उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 9 में क्या उल्लेख है? तो भाग 9 में आपका पंचायत है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 में क्या है? पंचायत है। 9 के क में क्या है? नगर पालिका। 9 के ख में क्या है? सहकारी संघ। 9 के ख में क्या है? सहकारी संघ। चलिए एक बार आपको भाग हम रिकॉल करवाते हैं, याद रखिएगा। भाग 1। भाग 1 में क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि कितना राज्य है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है, इसका वर्णन। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 खत्म है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायत है। 9 के क में नगर पालिका। 9 के ख में सहकारी संघ। भाग 10 में SC ST है। भाग 11 में केंद्र संबंध है। भाग 12 में वित्त है। भाग 12 में वित्त है। अब भाग 13 में क्या है? व्यापार है। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में व्यापार है। भाग 14 में क्या है? प्रकीर्णन है। भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 में क्या है? अधिकरण है। भाग 14 में क्या है? अधिकरण है। सॉरी, प्रकीर्णन 19 में है। भाग 14 में क्या है? अधिकरण है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के हितों का संरक्षण। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्णन है। भाग 19 में क्या है?
प्रकीर्ण है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन। भाग 22 में क्या है? तो संविधान का हिंदी में रूपांतरण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है कि वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह पर पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे, वास्को डी गामा, वो पश्चिमी तट पर जो पहुंचा था वो कालीकट के पास। किसके पास? कालीकट के पास पहुंचा था, याद रखेगा। कालीकट पर वो 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को पहुंचा था, याद रखेगा। और जब वह पहुंच रहे थे आपके अरब सागर में जब थे, तो उसका सहायता किसने किया था? तो ये इसका सहायता याद रखेगा अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति ने। अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति ने उसको भारत आने में सहायता किया था समुद्र में, और उसको भारत के कालीकट तट जो केरल राज्य में है वहां पर पहुंचने पर स्वागत कौन किया था? तो जमोरिन ने। किसने किया था? जमोरिन ने किया था, याद रखेगा। देखिएगा आपको हम स्पीडी भी एक पेज करवा दे रहे हैं, आपको लूसेंट भी एक एक टॉपिक करवा दे रहे हैं, आपको जो है कि हम रेलवे का भी प्रीवियस अभी करवाएंगे। इसे समझ लीजिए, आपको बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है। और साथ में आपको देखिए हम जो अपने टॉप क्वेश्चन जो लिखते हैं 20 को जो है कि जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन, वो भी आपको हम करवा रहे हैं, यानी आपको मिक्सअप करवा रहे हैं। आप लगातार मेहनत कीजिएगा, आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और साथ ही बिहार पुलिस का भी आप सेट देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, तो आने में सहायता किया था वास्को डी गामा को कौन? तो याद रखिएगा आने में सहायता किया था आपका कौन? तो याद रखिएगा अब्दुल मजीद ने। और स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने। स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 में जो आया था, कौन आया था? तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और 1509 में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आया था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। और पहला जो आया था उन्होंने ब्लू वाटर नीति को अपनाया। किस नीति को? ब्लू वाटर। यानी अल्फांसो अल्मेडा जो था पहला वाला 1505 में जो आया था, वह हिंद महासागर वगैरह एरिया में व्यापार करने के लिए ब्लू वाटर नीति या नीले जल की नीति को अपनाया। लेकिन जब दूसरा वाला 1509 में आएगा तो वह उसको बंद कर देगा। ब्लू वाटर नीति को बंद करके वह जो है कि किसको अपनाएगा? तो याद रखेगा कार्टेज व्यवस्था को। किसको अपनाएगा? कार्टेज व्यवस्था। तो दो सवाल, ब्लू वाटर नीति को किसने अपनाया था? तो पहला गवर्नर अल्मेडा। ब्लू वाटर नीति को किसने बंद किया था? तो दूसरा वाला जो आया था आपका अल्बुकर्क, उसने बंद किया था। और उसने उस जगह पे क्या स्टार्ट किया? याद रखेगा कार्टेज व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? कार्टेज व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1510 में किस शहर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अल्बुकर्क ने छीना था? तो याद रखिएगा बीजापुर के शासक। कहां के शासक? बीजापुर के शासक। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? कोचीन में। कहां खोली? कोचीन में। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? संथोमे। कौन थी? संथोमे। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए? डच आए। कौन आए? डच आए। लेकिन भारत में पुर्तगाली के बाद कंपनी का स्थापना ब्रिटिश करेगा, लेकिन आने के क्रम में डच पहले आता है। तो याद रखिएगा पहला डच यात्री कौन आया था भारत? तो कार्नेलियन हाउटमैन। कौन आया था? कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में आया था भारत के पूर्व सुमात्रा द्वीप यानी इंडोनेशिया के पास। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम में। कहां खोली? मछलीपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे हैं? डचों ने। किसने? डचों ने। और किस यूरोपीय कंपनी ने बिहार में पहली बार अपना कोठी खोला? तो 1632 में पटना के अंदर में खोला था। याद रखिएगा कौन? तो याद रखिएगा डच खोला था। कौन खोला था? डच खोला था। आगे बढ़ते हैं। डच कहां का था? नीदरलैंड का था। कहां का था? डच नीदरलैंड का था। स्वीडिश स्वीडन का था। स्वीडिश स्वीडन का। और फ्रेंच फ्रांस का। फ्रेंच फ्रांस का। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध से माना जाता है? तो अंग्रेज और डच के बीच युद्ध हुआ था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 को हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 को हुआ था। इसी युद्ध से जो है कि डच का सफाया माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के किस महारानी ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? एलिजाबेथ प्रथम। किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझेदार थे? 217 साझेदार। और इसका पहला गवर्नर कौन था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ। आगे बढ़ते हैं।
मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन है? रेड ड्रैगन। कौन है? रेड ड्रैगन। और महात्मा गांधी जो हिस्सा लेने के लिए गया था गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन जो गया था वह राजपुताना नाम के जहाज से, राजपुताना नाम के जहाज से, और वहां से जो वह लौटा था वेंस्टियाना नाम के जहाज से। किस नाम से? वेंस्टियाना नाम के जहाज से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि जहांगीर ने किस ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेज को सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दिया? याद रखेगा 1613 में, 1613 में। लेकिन अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में खोलने का प्रयास किया था, पहली बार प्रयास किया था, लेकिन अंतिम रूप से 1613 में खोल दिया जहांगीर के कहने पर। आगे बढ़ते हैं। 1615 में कौन से अंग्रेज गवर्नर को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था? सर टॉमस रो। कौन आया था? सर टॉमस रो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताना है कि सेंट जॉर्ज किला का निर्माण कब हुआ है? तो सेंट जॉर्ज किला का निर्माण 1639 में हुआ है। कब हुआ है? 1639 में हुआ है, चेन्नई के पास। कहां में हुआ है? चेन्नई के पास। आगे बढ़ते हैं। और स्थापना किसने? फ्रांसिस डे ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस डे। आगे बढ़ते हैं। किस ईस्वी में यानी किस वर्ष कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स दूत का विवाह हुआ? और इस विवाह में जो है कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स दूत को बंबई प्रदान कर दिया 1661 में। कब? 1661 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मुंबई शहर के संस्थापक कौन थे? गेराल्ड डोंगियार। कौन थे? गेराल्ड डोंगियार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहा गया। क्या कहा गया? निशान। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव जो कि आपका 1200 रुपया के भुगतान पर प्राप्त किया और फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किया। कौन कौन सा गांव? तो सूतानाती, कालीकट, गोविंदपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, सेंट बहुत मस्त सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रथम प्रेसिडेंट हुए जो चार्ल्स आयर हुए हैं। कौन हुए हैं? चार्ल्स आयर। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता शहर का स्थापना किसने किया है? जॉब चॉर्नोक ने 1690 में। कलकत्ता शहर का स्थापना जॉब चॉर्नोक ने 1690 में। और आपका मुंबई शहर का स्थापना किसने किया? गेराल्ड ओंगियार ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है आपका 1746 से 48 में, 1746 से 48 में। और यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था और इसको ला सापल संधि के तहत समाप्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक। इस युद्ध में याद रखिएगा समाप्ति कौन युद्ध से? तो पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडिचेरी। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से 63, तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से 63, यानी पहला कर्नाटक युद्ध 46 से लेकर 48 तक, दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से लेकर 54 तक, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 63 तक हुआ था। और ये जो हो रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हो रहा था, याद रखिएगा। वहीं इसका समाप्ति पूछता है कौन कौन से संधि के तहत। आपको ट्रिक बताते हैं, सपाम्पे, पोआके अंसुअर पोएका, सपाम्पे, सौ से सापल की संधि पहला, पोआंसुअर बचा यानी दूसरा पांडिचेरी की संधि, और तीसरा हो गया पे यानी कि पेरिस की संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1760 में कौन से युद्ध में जो है कि फ्रांसीसियों बुरी तरह हार गया? तो 1760 में बंदीवास का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तो 1760 में बंदीवास का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। कौन कर रहा था? आयरकुट। और आपका फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। कौन कर रहा था? लाली कर रहा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीना? तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से जो छीना है वो 1761 में। इसीलिए कल भी एक सवाल बताए थे कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहां थी? पांडिचेरी थी। कहां थी? पांडिचेरी थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं कि कौन कौन सा यूरोप कंपनी ने कहां कहां कोठी खोला। तो पुर्तगाली ने कोचीन में, डच ने मछलीपट्टनम में, अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में। लेकिन अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया था, लेकिन वह असफल था। डेनिस ने ट्रावनकोर में, ट्रावनकोर जो है वह केरल का पुराना नाम है। वहीं आपका फ्रांसीसी ने सूरत में, फ्रांसीसी ने सूरत में। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी ने जहां जहां पर खोला है दोनों सेम सेम खोला, याद रखेगा। यानी कि अंग्रेज ने पहली
व्यापारिक कोठी सूरत में, तो फ्रांसीसी ने भी सूरत में। अंग्रेज ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में, तो आपका फ्रांसीसी ने भी दूसरी व्यापारिक कोठी कहां खोला है, तो मछलीपट्टनम में खोला है। तो आगे का टॉपिक कल जो रहेगा वह रहेगा बंगाल का अंग्रेजों का आधिपत्य। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग जो है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कि प्रवेश कर चुके हैं, और जबरदस्त आप तरह से आप लोग का कंटेंट हम लूसेंट पे पकड़ बना देंगे, क्योंकि बिहार एसएससी या एनटीपीसी का एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही रहेगा, आप लगातार मेहनत कीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ प्रीवियस देख लेते हैं, रेलवे का जो 10-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग कर लेते हैं। आप लोग को बताना है भारत का सबसे बड़ा विंड फार्म यानी पवन चक्की संयंत्र किस राज्य में है, तमिलनाडु में। किस राज्य में है, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी नीति अपनाई, तो आपका सहायक संधि वाला नीति। कौन सा, सहायक संधि, और इसका प्रयोग आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली बार किया था 1798 में। आगे बढ़ते हैं, बंगाली भाषा के प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कीबोर्ड और माउस किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, किस प्रकार का इनपुट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वेत्रावती नदी किस ओर बहती है, तो वेत्रावती नदी पूरब की ओर बहती है। पूरब की ओर जब बहेगी तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। आगे बढ़ते हैं, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में। आगे बढ़ते हैं, मलाज खंड तांबा का खदान कहां में है, बालाघाट में। कहां में है, बालाघाट में। आगे बढ़ते हैं, झुमिंग या पैडा जंगल काटकर सूखने को छोड़ता है। जंगल काटकर सूखने के लिए जो छोड़ता है उसको झूम खेती कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह एक ऐसा संयुक्त आवास का नाम बताइए जिसमें लड़के और लड़कियां साथ रहते हैं, तो घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा एक संयुक्त आवास है जिसमें लड़के और लड़कियां साथ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। कौन थे, मैकडोनाल्ड थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने वाला कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था, इसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे, और गए थे किससे, राजपूताना जहाज से। आगे बढ़ते हैं, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो डांडिया गुजरात का है। कहां का है, डांडिया गुजरात का है। और गरबा भी कहां का है, गुजरात का। और गरबा के आधार पर बिहार में एक नृत्य होता है, झिझिया नृत्य। कौन सा नृत्य, झिझिया नृत्य। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन बिहार एसएससी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग। कौन है, आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मोरारजी देसाई बने हैं। कौन बने हैं, मोरारजी देसाई। लेकिन भारत के अंदर में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बीजेपी का स्थापना किया था 1980 में 6 अप्रैल के दिन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अपना, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां है, होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां है, होशंगाबाद। और होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। क्या है, नर्मदापुरम, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला जो है वह लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और यह छत्तीसगढ़ में है। कहां में है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपका कद्रेमुख की खान भी किसके लिए है, लौ अयस्क के लिए। यह कहां में है, तो कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, नेसेट किस देश की संसद है, इजराइल। इजराइल का संसद क्या है, नेसेट। इजराइल का संसद क्या है, नेसेट। आगे बढ़ते हैं, और बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्र पंचायत। बांग्लादेश का राष्ट्र पंचायत, सॉरी, नेपाल का राष्ट्र पंचायत। नेपाल का राष्ट्र पंचायत। लेकिन बांग्लादेश का क्या है, जातीय संसद। बांग्लादेश का क्या है, जातीय संसद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कृष्णदेवराय किस शासक के समकालीन थे, बाबर। किसके समकालीन, बाबर। और कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था, तो आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश ने शासन किया है। 4 राजवंश में से पहला है संगम वंश, दूसरा है आपका सुलूभ वंश, तीसरा है तुलुब वंश। इसी तुलुब का था कृष्णदेवराय। और चौथा है आपका जो है कि अराविडु वंश। और अराविडु वंश की राजधानी पेनकोंडा था। कहां था, पेनकोंडा। और शुरू का जो तीनों बताए यानी संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुब वंश, ये तीनों का राजधानी कहां था, तो विजयनगर था। कहां था, विजयनगर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अलंग नाम का शिप स्क्रैपिंग किस राज्य में है, गुजरात में। तो अलंग नाम का एक जहाज, अलंग नाम का जो एक जहाज तोड़ने का जो शहर बहुत प्रसिद्ध है अलंग नाम का, वो गुजरात में है। कहां में है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति संबंधी संदेह को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया, 1971 में। आगे बढ़ते हैं, पेनाल्टी स्ट्रोक जो मारा जाता है कितने गज की दूरी से, तो 10 गज की दूरी से। पेनाल्टी स्ट्रोक 10 गज के दूरी से मारा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां से कहां हस्तांतरित किया, तो दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी, तो कुतुबुद्दीन
उद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर। और लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। कौन लाया था? इल्तुतमिश। और इक्ता प्रथा का शुरुआत भी इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा का शुरुआत भी इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स बने हैं। माइकल फेल्प्स का संबंध अमेरिका से है और ये एक खतरनाक तैराक थे। माइकल फेल्प्स तैराक थे। और याद रखिएगा 2008 का जब बीजिंग ओलंपिक हो रहा था तो रिकॉर्ड इन्होंने, याद रखिएगा, 8 स्वर्ण पदक जीत लिया। रिकॉर्ड 8 स्वर्ण, यानी एक व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक एक ओलंपिक में जीतने वाला जो स्वर्ण पदक था वह माइकल फेल्प्स का नाम है। और इसका संबंध तैराकी से है, यानी कि स्विमिंग करते हैं तैराक के रूप में, इसीलिए इसको गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं। गोल्डन शार्क के नाम से माइकल फेल्प्स को जानते हैं। और यह रिकॉर्ड 2008 का जब बीजिंग का ओलंपिक हो रहा था चीन में, तो उसमें टोटल इन्होंने अकेले दम पर 8 स्वर्ण पदक जीते। और कुल मिला के अभी तक अपने जीवन में उन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में। 23 स्वर्ण पदक सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि परम शून्य ताप पर गैस का आयतन क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात 0 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? शहनाई। और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 भागों में हो गया? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में। रास बिहारी घोष। आगे बढ़ते हैं। और आजादी के बाद यह संविधान लागू होने के बाद कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में इंदिरा गांधी के समय। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किसका निधन हो गया? लाला लाजपत राय का। किसका निधन? लाला लाजपत राय का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 1975 में भारत का सिक्किम केम्मा राज्य बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत के 22वां राज्य के रूप में सिक्किम बना। समझ में आ गया? तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसे रिकॉल के तौर पर ले सकते हैं। ये नया सिलेबस जो आपको हम लूसेंट, स्पीडी या फिर रेलवे का प्रीवियस जो खत्म करा रहे हैं, आप लोग लगातार बनकर रहिए। आपको जबरदस्त तैयारी होगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।